हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स अब इसमें क्या है, काफी कुछ है। ठीक है, आप अल्केन भी पढ़ोगे, अल्कीन, अल्काइन, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, तो काफी लंबा चैप्टर हो जाता है उस नजरिए से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो दो हमें लेक्चर बनाएंगे, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम 2 बार में इसको क्या कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को बच्चों हम क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज करेंगे, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, बेसिक सी थ्योरी होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम अल्केन पढ़ेंगे, टाइम बचता है तो फिर हम आगे भी देखेंगे। लेकिन अल्केन में क्या क्या पढ़ेंगे हम, अल्केन में मेजरली हमें 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो उसकी प्रिपरेशन मेथड्स में क्या है, 3 आपकी इंपॉर्टेंट है ना, सोडा लाइम, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस और वुड्स रिएक्शन, तो इस पे क्वेश्चंस देखेंगे हम। फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस में क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है 3-4 साल में घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाता है, वो बच्चा आपकी फोटो हैलोजेनेशन। तो फोटो हैलोजेनेशन पे हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टीरियो मिला के क्वेश्चन पूछते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं ये लोग फोटो हैलोजेनेशन में। एक तो इस टाइप के कि यार आपके पास ये अल्केन है, आपने मोनोक्लोरिनेशन कराया है, फिर ना मोनोब्रोमिनेशन कराया, तो कितने आपके टोटल प्रोडक्ट बनेंगे, उनमें पूछेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो कितने आएंगे। तो एक तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा बनता है इसमें जो आता है भाई आपका क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। इसमें हम कहते हैं यार एक रिएक्टिव है एक सेलेक्टिव है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ऐसा क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे। तो फोटो हैलोजेनेशन, फिर प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन हो गए, और लास्ट बचेगा बच्चों हमारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन देखेंगे, और अपना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और अपना हीट ऑफ कंबशन, तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। तो अल्केन में बच्चों हम इतना ही देखेंगे, फिर हम अल्कीन अल्काइन पे मूव कर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों हम फोटो हैलोजेनेशन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यार फोटो हैलोजेनेशन में क्या होता है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है यार फोटो हैलोजेनेशन, तो अपन फोटोन के थ्रू क्या करवा रहे होंगे बच्चों, अपने हाइड्रोकार्बन में अपन क्या है हैलोजेनेशन करवा रहे होंगे, किसी हैलोजन का वहां पे क्या करवा रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, तो एक हैलोजन वहां पे बेसिकली लग जाएगा। ठीक है, कैसे होती है देखिए, मान लीजिए आपके पास, हम पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट। आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अपन क्या करेंगे, कोई X2 यूज करेंगे, X2 और अपन ने यूज किया ये अपना फोटोन। ठीक है, तो X2 में क्या है बच्चों, अब आपका X2 क्या क्या हो सकता है, आपके हैलोजन, मतलब मैं कह रहा हूं F2 Cl2 Br2 और I2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे आपका जो बन के आता है वो आएगा Rx, ये हैलोजन लग गया, और Hx आपका हो गया बच्चों अलग। कैसे होता है, 3 स्टेप है, पहले इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन और बच्चों फिर टर्मिनेशन। 3 स्टेप है इस मैकेनिज्म के। फ्री रेडिकल क्या अपन इसको मानते हैं, तो ठीक है फ्री रेडिकल ये होती है। तो क्या होगा बच्चों इसमें, भाई आपका पहले क्या होगा बच्चों, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, आपका जो भी X2 है, X2 पे जब ये अपनी लाइट गिरेगी तो ये क्या है, 2 रेडिकल ये बच्चों X के बन जाएंगे, X के 2 रेडिकल बन गए। उसके बाद ये तो हो गया इनिशिएशन, भाई स्टार्ट हो गई प्रोसेस। अब क्या होगा बच्चों, ये X रेडिकल जो है, ये X रेडिकल आपके RH के साथ करके, ठीक है, इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होगा मतलब क्या होगा, एक इधर X चला जाएगा H के साथ, और प्लस आपको मिल जाएगा ये R रेडिकल। फिर ये R रेडिकल जो बना है ये आपके X2 के साथ करके बच्चों ये RH बना लेगा प्लस X रेडिकल। तो X रेडिकल आपका जनरेट होता जा रहा है। आपने एक बार प्रोसेस स्टार्ट की और फिर आपका X रेडिकल बच्चों इस प्रोसेस में ही जनरेट हो रहा है, वो X रेडिकल दोबारा यहां जाएगा, तो सेम प्रोसेस बच्चों आपकी होती रहेगी। एक चेन रिएक्शन ये बेसिकली है। ठीक है, तो ये अपना पार्ट है प्रोपगेशन का, कि भाई यहां से रिएक्शन भी प्रोपगेट हो रही है, स्टार्ट यहां से हुई, ये इनिशिएशन है। फिर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होगा भाई, कौन करवा रहा है इस रिएक्शन को, ये फ्री रेडिकल। तो मैं क्या करूं, किसी भी तरीके से मैं फ्री रेडिकल को कंबाइन करवा दूं। अगर मेरे 2 फ्री रेडिकल ही कंबाइन हो गए, x डॉट यही मिल गए, तो बच्चों क्या होगा, X2 बन जाएगा। ऐसे भी मेरी रिएक्शन क्या स्लो हो सकती है। या फिर जो ये R आ रहा है, ये उस X के साथ X2 के साथ ना जाके 2 R रेडिकल ही आपस में बच्चों ऐसे बना ले। ठीक है, या फिर मेरा एक R और एक X जाके बच्चों RX इस तरह से बना ले। तो ये सब क्या बच्चों चेन टर्मिनेशन में आएंगे। तो कुछ इस तरीके से अपनी प्रोसेस ये होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो है वो क्या है कि यार जनरली आप देखोगे कि Cl2 और Br2 तो मिलेंगे X2 की जगह, लेकिन आपको F2 और I2 जनरली नहीं मिलेंगे। इनके साथ क्या दिक्कत होती है बच्चों, F2 के साथ क्या है, F2 के केस में बच्चों F2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो डार्क में भी जाती है, मतलब उसको लाइट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डार्क में भी कम टेम्परेचर पे हो जाती है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन बच्चों बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है ना, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है ना, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर F2 के साथ करवानी है तो हम उसमें कोई इनर्ट गैस मिलाते हैं, ताकि उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी बच्चों कम हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हम कहते हैं यार F2 की सबसे ज्यादा, फिर Cl2 की,
फिर Br2 की, और फिर बच्चों I2 की। तो ये तो क्या है, बहुत रिएक्टिव है। अब बहुत रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों कार्बन और आपके फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, और जो HF बन रहा है, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है। यहाँ से इतनी हीट निकलेगी कि फिर रिएक्शन धनाधन होती चली जाएगी। तो F2 बच्चों बहुत रिएक्टिव, I2 इतना स्लो कि हमारा करवाने का मन नहीं करता है, करवाने का मन नहीं करता है। मतलब अगर आप I2 के साथ करवा रहे हो बच्चों तो क्या होगा, तो अपनी रिएक्शन क्या है भाई, RH प्लस हमने करवाई I2 के साथ, तो यहां से बच्चों क्या है, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है, इतनी स्लो है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपका बनता है Ri प्लस HI। और दिक्कत क्या है, ये HI जो है बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोबारा इस Ri को रिड्यूस करके आपका RH बना देगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि यार जो HI बने वो HI बचे ही ना। ये दिक्कत कौन कर रहा है, दिक्कत कर रहा है मेरा HI जो बना वो Ri को दोबारा रिड्यूस करके RH में बना दे रहा है। तो मैं चाहता हूं ये HI मेरा बने वैसे ही, मैं इसको कुछ और में बदल दूं। क्या करूंगा मैं कुछ बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा, और मैं इस HI में जो I मेरा -1 में है उस I को बच्चों में I2 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे HNO3 है ना, HiO3, ये सब आप यूज करते हो और आप इस HI को यहां से खत्म कर देते हो। तो हमें समझ में आ गई यार F2 और I2 के साथ क्या दिक्कत है। F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, I2 बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत स्लो है, ठीक है। अब एक चीज देखिए यार F2 क्यों हो रहा है बच्चों उतना रिएक्टिव, क्योंकि जो ये बना कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए काफी हीट रिलीज हो रही है। जो HF बना उसमें बहुत हीट रिलीज हो रही है। तो और I2, लेकिन यार अगर हम ऐसे देखें कि I2 को तोड़ना तो आसान है ना, बॉन्ड आपका लंबा है, आसानी से टूटेगा, तो रिएक्शन आसानी से क्यों नहीं हो रही है। I2 आपका टूट तो आसानी से रहा है, लेकिन जो बन रहा है बच्चों वो स्टेबल नहीं है, उतना अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है कार्बन आयोडीन के बीच में। तो क्या है बच्चों, और ये वाली प्रोसेस जो है आपकी एक्सोथर्मिक ना होके एंडोथर्मिक ही रहती है। तो उसके चक्कर में क्या है बच्चों, I2 के साथ रिएक्शन काफी स्लो है, इस रिएक्शन में अपने को मजा नहीं आता। तो हमने कहा यार आपकी Cl2 और Br2 ये दो आपको देखने को मिलेंगे, क्या इनमें कुछ ऐसा है जो हमें जान लेना चाहिए। बिल्कुल, इनमें भी बच्चों एक डिफरेंस आता है। जैसे कि हमने बात की कि यार जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर आप देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। लेकिन अगर आप देखो कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटता है तो वो ऑर्डर ये नहीं है बच्चों। वो ऑर्डर क्या है आपका, अगर हम बात करें कि बॉन्ड पहले कौन सा टूटता है बच्चों, तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसा आता है। मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो पहले बच्चों आपका सबसे टफ तोड़ना Cl2 को है, फिर Br2 को, फिर F2 को और I2 को। ऐसा क्यों हुआ, अगर हम देखें ग्रुप के अलोंग नीचे जा रहे हैं, तो ग्रुप के अलोंग नीचे जा रहे हैं भाई, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो I2 को तोड़ना मेरा क्या है, सबसे आसान होना चाहिए था, सबसे आसान है, समझ में आ गया। लेकिन F2 को सबसे मुश्किल होना चाहिए था, F2 तीसरे नंबर पे कैसे चला गया, क्यों, क्योंकि बच्चों F का साइज इतना छोटा है कि जो FF के बीच में बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो लोन पेयर है बच्चों, इनमें काफी भीषण रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। तो F2 की जो पोजीशन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म्स में, वो इन दोनों के बाद है। तो सबसे मुश्किल तोड़ना हुआ Cl2 को, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। ये है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये जो चेंज आया है, F2 यहां ना होकर यहां जो गया है, वो हुआ है किसकी वजह से बच्चों, लोन पेयर में जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से ये बॉन्ड आपका थोड़ा वीक हो गया है। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें कर ली। अब तक हमने बच्चों 3-4 बातें की, क्या कि भाई तो मैकेनिज्म कैसे आती है, फिर हमने बात किया भाई F2 के साथ क्या दिक्कत है, I2 के साथ क्या दिक्कत है, फिर हमने कहा यार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। एक बात बचती है, ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि यार क्या कुछ ऐसा है जो हमें F2, Cl2 और Br2 के बारे में जान लेना चाहिए। हमने कहा भाई जनरली आपको मिलेंगे देखने को क्या क्या, Cl2 और Br2। अब होता क्या है, हमने कहा यार रिएक्टिव ज्यादा कौन दिख रहा है हमें यहां से, Cl2, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यार Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमीन बच्चों जो है वो ज्यादा सिलेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो बच्चों अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों हमने एक बात देखी कि यार आपका यहां पे फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब अगर मेरा 3 डिग्री रहा, ठीक है, 3 डिग्री अगर मेरा सबस्ट्रेट है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उस वाली रिएक्शन की, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि आपका रेडिकल बच्चों जो है 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, ये सारी बातें होंगी। अच्छा, अब मान लीजिए, ठीक है, क्या होता है, तो हमने रिएक्टिविटी की बात की, लेकिन क्या क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी इनके साथ सेम है,
एक ऑर्डर बच्चों अपने पास एक्सपेरिमेंटल है, क्या है कि भाई अगर आपका Cl2H2 है, मतलब अगर आप क्लोरिनेशन करा रहे हो या मान लीजिए आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो, ठीक है, ये जो रिजल्ट है बच्चों ये 25 डिग्री सेल्सियस पे और ये थोड़े हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहां से क्या बताना चाहते हैं, हम कहते हैं कि यार जो Cl2 है ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, ये अपने पास जो सबस्ट्रेट है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो Cl2 जो है उसकी अगर हम इसके लिए 1 माने, ठीक है, 1 डिग्री के साथ अगर उसकी रिएक्टिविटी 1 माने हम, तो जो 2 डिग्री के लिए आती है Cl2 की वो आती है बच्चों 3.8 और 3 डिग्री के लिए आती है 5। लेकिन अगर Br2 की बात करें, ये 1 माने हम, तो ये आता है 82 और ये आता है 1600। इतना खतरनाक डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Br2 को 3 डिग्री का मिला, अगर Br2 को 3 डिग्री हाइड्रोजन मिला, मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, तो आपके यहां जो हाइड्रोजन बच्चों 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये वाला क्या है बच्चों आपका, यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री है। मतलब Br2 को अगर 3 डिग्री वाला मिल गया, अगर आप मोनो ब्रोमिनेशन करवा रहे हो कि भाई एक ही Br लगना है, तो वो कहां लगेगा, 3 डिग्री पे, क्योंकि आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए कि 3 डिग्री के लिए वो कितना ज्यादा उसको चाहता है। अगर ये 1 है तो वो बच्चों 1600 है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्लोरिनेशन में बात करो तो डिफरेंस उतना खतरनाक नहीं है जितना ब्रोमिनेशन में है। तो अगर अब क्या होगा, तो Cl2 क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो चाहता है कि फटाफट जो मिले वो उसके साथ बच्चों रिएक्ट कर जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा 1 डिग्री हो गए, है ना भाई, इसके साथ 1 है, इसके साथ क्या है 5 है, अगर 3 डिग्री का 1 है तो 5 into 1 हुआ, और अगर 1 डिग्री के 6 हो गए तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरिनेशन हो जाएगा, क्योंकि 6 into 1 क्या है बच्चों, आपका 5 से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं यार ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा क्या है बच्चों, सेलेक्टिव है। ब्रोमीन सेलेक्ट कर रहा है, यार मुझे 3 डिग्री चाहिए या 2 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री चाहिए, ये क्या है, जो ज्यादा दिख गए उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। कैसे समझते हैं हम इसको, तो ये तो अपन ने बात कर ली कि भाई कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, सेलेक्टिव है, रिएक्टिव है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे अपन निकालेंगे भाई मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री वाला होगा, 2 डिग्री वाला या फिर 3 डिग्री वाला होगा, और उनकी अपन यील्ड भी निकालना सीखेंगे कि भाई 1 डिग्री वाला कितना परसेंट बनेगा, 2 डिग्री वाला कितना परसेंट बनेगा और 3 डिग्री वाला कितना परसेंट। लेकिन उससे पहले अपन क्या बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फोटो हैलोजनेशन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है, अच्छा, और क्या करवा रहे हैं, क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, बोला नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों P, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया भाई मोनोक्लोरिनेशन है तो क्या करेंगे बच्चों, अब आप अलग अलग, आपके पास क्या है, आपके पास ये है, ठीक है, तो जितने अलग अलग हाइड्रोजन है बच्चों वहां सब पे क्लोरीन लग सकते हैं। हम मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर आप देखो बच्चों ये और ये सिमेट्रिक है ना, इसके अबाउट ही 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन होंगे CH3 पे, या तो आप यहाँ क्लोरीन लगाइए या यहाँ लगाइए, सेम ही बात है, यहाँ पे डबल मत गिन लेना उसको, ठीक है। जब यहाँ क्लोरीन लगेगा, है ना, आपको बच्चों क्या है इसमें टोटल आइसोमर गिनने हैं। टोटल आइसोमर मतलब आपको बच्चों क्या है, स्टीरियो आइसोमर भी गिनने हैं। तो जब यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे तो ये वाला जो कार्बन है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल 4 अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे बच्चों क्या है आपके पास CH2Cl है और एक हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो यहाँ से आपको बच्चों क्या है 2 मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे सेम बात है, मान लो फिर यहाँ पे लगा दिया, तो अब बच्चों क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, है ना। हम मोनोहाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो Cl लगाया था वो लगा रखा है फिर दोबारा Cl इस पे लगा रहे हो, डाइक्लोरो नहीं बना रहे बच्चों, मोनोक्लोरिनेशन। तो पहले यहाँ पे लगाया तो इसके 2 बने, यहाँ पे लगाओगे तो बच्चों क्या है आपके पास, क्योंकि ये इस बार ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बचा, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इस केस में मिलेगा एक ही प्रोडक्ट। आप यहाँ पे करोगे बच्चों तो क्या होगा, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये वाला इस बार आपका ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, एक मिथाइल है, एक ये वाला ग्रुप है, एक क्लोरो लगा है, एक हाइड्रोजन है, तो इसमें भी 2 मिलेंगे क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। फिर जब यहाँ लगाओगे बच्चों तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, 2 हाइड्रोजन भी होंगे, तो 4 अलग अलग ग्रुप नहीं है, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। टोटल कितने मिले बच्चों, 6। आगे क्या बोला गया है कि भाई फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओ। बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आपके बच्चों जो रेसिपिक वाले हैं, जो इनांशियोमर्स हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग करते हैं। देखो यार, रेसिमिक को आप अलग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको केमिकल मेथड्स लगाने पड़ेंगे, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलग नहीं कर सकते। इसमें हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग करने का ट्राई करते हैं। तो जो आपके इनांशियोमर्स हैं, यहाँ पे आपका इनांशियोमर बना RS, यहाँ पे बना, उनको आप अलग नहीं कर पाओगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों कितने मिलेंगे, 4, है ना। उन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। अगर हम बात कर रहे हैं कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको डिस्टिलेशन के बाद, तो ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो आपको 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट ही मिलेंगे। तो P आपका 6 हो गया, Q आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सिमिलर है, फटाफट करेंगे। आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए, सब क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसा है बच्चों, इधर पेंटेन है
और इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस वाले कार्बन पे। तो अब देखिए क्या ये ऑलरेडी कायरल है? बिल्कुल है भाई, इधर इथाइल इधर मिथाइल, इधर ये क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जब आप यहां पे लगाओगे Cl, जब यहां पे Cl लगाओगे बच्चों आप, तो क्या है? ये अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दो यहां से मिलेंगे, ठीक है। अब ये और ये सेम नहीं है, तीनों चेनें अलग है। यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे प्रोपाइल है, यहां पे इथाइल है, मिथाइल है। यहां Cl लगा आपको दो मिले, यहां Cl लगेगा तब भी आपको दो ही मिलेंगे। अच्छा, यहां लगा तो बच्चों क्या होगा? अब आपका ये भी कायरल सेंटर बन गया, और ये तो कायरल सेंटर है ही, तो क्या हुआ बच्चों? 2 into 2 भाई, आर आर डैश है ना भाई, या तो ये आर एस हो सकता है या फिर ये आर डैश एस डैश हो सकता है। तो 2 into 2 चार कॉम्बिनेशन बच्चों, तो चार मिलेंगे। प्लस यहां पे लगा तो आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, यहां पे तो दो हाइड्रोजन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर, ये कायरल सेंटर नहीं है, तो ये कायरल सेंटर बनेगा, तो दो आपको यहां से मिलेंगे। यहां पे अगर आप देखो तो क्या है बच्चों? आपको यहां पे शायद मैं इतनी देर से ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलना सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका रेशमिक बन रहा है बच्चों तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव मिक्सचर। भाई अगर रेशमिक बन रहा है बच्चों तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। ऑप्टिकली एक्टिव कहने से मेरा जो मैं अभी तक बताना चाहता हूं, कहने का मतलब ये बच्चों कि कायरल सेंटर आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसको ऑप्टिकली एक्टिव का नाम ना दें तो अच्छा है। अच्छा, तो हमने कहा यार यहां से आपके पास दो आए क्योंकि ये कायरल बना, यहां पे बच्चों जब होगा तो ये वाला सेंटर भी कायरल, ये वाला भी कायरल, तो 2 into 2 अगेन 4 प्लस, और यहां पे लगा तो बच्चों ये वाला सेंटर कायरल, तो अगेन 2 into 2 अगेन 4, और यहां पे लगेगा तो ये कायरल रहेगा, वो कायरल नहीं रहेगा, तो आपको दो मिलेंगे। तो बच्चों कितने हो गए? 4 8, ठीक है, 12 16 और ये 4, बच्चों टोटल कितने आए? 20 आए। और 20 के बाद जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो आर हो गया 20, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा भाई? क्योंकि सारे के सारे क्या है बच्चों आपके इनैंशियोमर्स हैं, तो उनका आधा कर दो सिंपली, तो 20 के कितने मिलेंगे? 10, क्योंकि आप इनैंशियोमेरिक पेयर को बच्चों सेपरेट यहां पे नहीं कर पाओगे, जो डायस्टीरियोमर्स हैं उनको आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, इस वाले में क्या लगे कि इस वाले में इस वाले कार्बन बच्चों ने क्या कर दिए? स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे बच्चों फिक्स कर दी है, ठीक है, कि भाई ये या तो आर है या एस है, जो भी है लेकिन फिक्स है। अच्छा, क्या है आपके पास? कैसे करेंगे देखिए, तो यहां पे जो क्लोरो लगाया है ये स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स है। अब यहां पे क्या है? जब Cl लगा, ठीक है, अब मोनोक्लोराइडेशन तो ऑलरेडी हो रखा है, तो यहां पे डाइक्लोरो ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक Cl ऑलरेडी है और एक Cl हम यहां से इस प्रोसेस के थ्रू लगाएंगे। क्या करना है? ऑप्टिकली एक्टिव किनने है। यहां पे Cl लगा तो ये क्या है बच्चों? अब ये कायरल है लेकिन क्या है? ये प्योर है ऑलरेडी, ये या तो R है या S है, यहां पे दो मत गिनना, एक ही होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स है, तो एक प्लस जब यहां पे Cl लगा तो ये बच्चों यहां पे कायरल नहीं बचा, क्योंकि Cl Cl दो Cl हो गए तो एक ही प्रोडक्ट। यहां पे जब आपने लगाया तो क्या हो सकता है? अब देखिए बच्चों, इसके आउट क्या है? सिमेट्री आने लगेगी। अगर ये Cl ऊपर की तरफ हुआ तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें आपको प्लेनो मिल जाएगी। तो अगर ये ऊपर की तरफ हो गया तो बच्चों वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन आइसोमर तो है, ठीक है। तो यहां पे जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो अगर ये ऊपर हुआ, ये Cl ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ प्लेन है, वो मान लीजिए आप, तो अगर ये वेज पोजीशन पे, वो भी वेज पोजीशन पे हुआ, तो उसमें आपको पीओएस मिलेगी, तो वो एक प्रोडक्ट, ठीक है। हमने कहा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये बच्चों कैसा है? मीजो प्लस, लेकिन अगर ये Cl नीचे रहा, लेकिन अगर ये Cl क्या रहा बच्चों? आपका अपोजिट साइड में रहा नीचे, तो क्या होगा? तो बेसिकली हम कह रहे हैं यार ये आपके पास ऑलरेडी कुछ R है, ठीक है, यहां पे R या S हो सकता है, ठीक है, तो R S जब होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, R R जब होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, जब यहां पे होगा तो ये बच्चों क्या है? ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको एक मिलेगा। हमें बताना क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव बताने है। तो देखो यार, जो लास्ट वाले में मिला ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां पे जो मिला है ना, एक इनएक्टिव था एक एक्टिव, तो ये इनएक्टिव वाला रहा, एक एक्टिव था, ठीक है। जब यहां पे किया तो वो इनएक्टिव था क्योंकि दो Cl थे इसी पे, और जब यहां पे आपने किया तो बच्चों वो क्या था? एक्टिव था। तो 1 2 3, तो यहाँ आपको ऑप्टिकली एक्टिव जो मिलेंगे बच्चों वो 3 मिलेंगे, और अगर आप सम करो इन सब का तो वही आपका क्या होगा? आंसर होगा PQRST का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F2 is explosive while I2 is slow to occur, why? है ना, इसी की बात कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया भाई। अब इसका रीजन क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ I2 इज मिनिमम। क्या ये रीजन है कि I2 स्लो होती है? नहीं, ये बात सच है कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिनिमम है, लेकिन वो रीजन नहीं है इस चीज का कि भाई आपकी आयोडीनेशन क्या है? स्लो प्रोसेस है। तो बच्चों स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो उसके लिए एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, मतलब गलत है ये, है ना, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है।
फॉर्मेशन ऑफ CH3F इज एक्सोथर्मिक, सही बात है, इसलिए एक्सप्लोजिव बनती है। हमने बात की कि CH3F और जो HF जो बन रहे हैं बच्चों, वो वाली स्टेप आपकी क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक है, उसमें काफी हीट आपकी रिलीज हो रही है। तो HF इज मोस्ट एक्सोथर्मिक, सही बात है, हाँ? और while HI इज एंडोथर्मिक, ये वाली चीज भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी करती है। F2 हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2 एंड Br2, बात तो सही है ना, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन दोनों से कम है, लेकिन उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है ना, वही जो इसमें हमने पहले वाले ऑप्शन में बात की वैसा ही कुछ स्टेटमेंट ये भी है, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो गया बच्चों आपके आंसर B एंड C, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन और करते हैं बच्चों अपन, कौन से कि भाई आपका कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला इन केस ऑफ क्लोरीनेशन एज वेल एज ब्रोमिनेशन, ठीक है, वो करेंगे थोड़ा क्वेश्चन करके, फिर अपन जो है वुड्स कोल्बे और अपन चलेंगे सोडा लाइम प्रोसेस की तरफ। बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा करेक्शन देखते हैं। अपन ने लास्ट अगर हम देखें तो जस्ट जो डिस्कस किया उसमें एक ये क्वेश्चन था Cl, ठीक है, उसमें मेन क्वेश्चन में मैंने चेन जो दी थी बच्चों, वो मेन चेन आपकी 5 कार्बन की थी और मैंने सॉल्व जो करा दिया वो 4 कार्बन लेके करा दिया है, ठीक है। तो आपके 3 से थोड़े ज्यादा आएंगे, है ना, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन उसको सही कर लेंगे, है ना, मेथड सही था, केवल अपन ने क्वेश्चन को गलत लिख लिया। तो ये चीजें भी कई बार एग्जाम में हो जाती है, आप और कॉन्फिडेंट होते हो तो आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो, कुछ डेटा मिसिंग हो जाता है, आप लगे रहते कैलकुलेशन, आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, कुछ गलत है, लेकिन क्वेश्चन सही होता है क्योंकि आपने उस पेशेंस से, उस ढंग से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, इसलिए भी आप केवल माइनस पाते हो। चलो आगे देखो यार, आपने क्या दिया गया बच्चों, पूछा गया कि भाई ये कोई कंपाउंड है ना, अपन ने क्लोरीनेशन करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया, अपने को क्या निकालनी है, अपने को निकालना है भाई यील्ड परसेंटेज जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की दोनों केसेस में। कैसे निकालते हैं, तो हमने बात की कि यार एक तो आपको इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए, वो हमने बिल्कुल बात की थी कि यार जो Cl है और जो Br है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री वाले के लिए कितना होगा बच्चों, 1 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन होगा उसकी 1 है अगर, तो इसकी 3.8 है, इसकी 5 है, ये अगर 1 है तो ये 82 है और ये 1600 है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप इसको 80 पकड़ लो, ठीक है, इसको 4 पकड़ लो, है ना, मेन एग्जाम में आता है तो नहीं करना है, केवल यहाँ पे आपको ये वाली जो है थोड़ी छूट दी जा रही है ना, ऐसा कर सकते हैं। चलो तो क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आपको गिनने यार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैं कितने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार 3 ये रहे 1 डिग्री, 3 6, 3 3 9, 12, 15 और 18। तो 1 डिग्री कितने हैं आपके पास बच्चों, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन 18 है। 2 डिग्री अगर आप देखना चाहो तो भाई यहाँ पे 2 होंगे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 2 डिग्री और यहाँ पे 2 2 डिग्री, 2 डिग्री के होंगे 6 और 3 डिग्री अगर आप गिनो तो बच्चों यहाँ पे तो कोई है नहीं हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे मत गिन लेना क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं। यहाँ पे भी नहीं, सिमिलरली यहाँ पे जो है एक ये और एक ये आपके बच्चों क्या है 3 डिग्री, 3 डिग्री के कितने हैं 2, तो आपके पास इतने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों। मान लो अगर मुझे निकालनी है क्लोरीनेशन में 2 डिग्री वाले का यील्ड कैसा होगा। पहली बात, क्या सारे 2 डिग्री वाले सेम है, भाई 1 डिग्री तो सारे सेम है ना, देखो सिमेट्रिक है बिल्कुल, और ये सब सारे क्या है, सेम टू सेम है। लेकिन 2 डिग्री में बच्चों ये वाले 2 एक जैसे हैं और ये वाले पे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो एक जैसे हैं, यार हैं 2 डिग्री, लेकिन उनकी अटैचमेंट अगर आप देखो तो वो क्या है बच्चों, अलग अलग है। अब ये दोनों कार्बन तो सिमेट्रिक है, ये वाला अलग है ना, जैसे भाई इसके साइड में 2 डिग्री वाला ही है, इसके साइड में क्या है 2 डिग्री वाला नहीं, 3 डिग्री वाला है, तो ये दोनों, इन पे जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री है, लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के 2 डिग्री हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप टोटल निकाल लीजिए। टोटल कैसे निकालते हैं कि भाई, है ना, हम Cl2 वाले की बात कर रहे हैं, मैंने कहा मेरे पास 1 डिग्री वाले कितने हैं 18, रेट कितनी है 1, तो ये आ गया 18 इंटू 1 प्लस 4 है मेरे पास 2 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले कितने हैं 2 4 6 प्लस 5 इंटू 3 डिग्री वाले 2, तो ये तो मेरा हो गया टोटल सम। अब मान लीजिए मुझे 1 डिग्री का निकालना है यील्ड, 1 डिग्री का परसेंटेज कितना होगा, 18 इंटू 1 तो 18 ही होता है, डिवाइडेड बाई दिस टोटल जो यहां से आएगा इंटू 100%, इतना होगा क्या 1 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाले में 2 टाइप है, ए टाइप और बी टाइप, इसको अगर मैं ए टाइप बोल दूं और इन 4 को बी टाइप, तो ए टाइप वाले की कितनी होगी भाई, ए टाइप वाले 2 हैं और कितनी रिएक्टिविटी है बच्चों 4, तो 8 बाई वो सम इंटू 100। और अगर इनकी बात करें बी टाइप की, तो बी टाइप वाले 4 हैं, रेट भी 4 है, 16 बाई टोटल सम इंटू 100, सिमिलरली 3 डिग्री, और ऐसे ही करेंगे किसके लिए, ब्रोमिनेशन के लिए भी, ठीक है। तो बच्चों ये आसान था ना, इसी तरह की अप्रोच अपने को इस क्वेश्चन में लेनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या है,
न्यूमेन प्रोजेक्शन दे दी है और पूछा गया है भाई ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। अब पहले अगर आपको न्यूमेन को कन्वर्ट करना नहीं आता तो वैसे ही आपकी जो है क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो क्या है देखिए, जो आगे वाला कार्बन है ये पॉइंट वाला, इस पे 3 हाइड्रोजन है, पीछे वाला जो है उस पे 2 CH3 है, 1 H है, मतलब एक है कार्बन उस पे 2 CH3 है, ठीक है, 1 H है, और उसी पे जो अगला कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन है। तो मतलब क्या है ये आपके पास, ये कुछ ऐसा हो गया C। तो यहां पे बच्चों ये है 3 डिग्री, ये तीनों है 1 डिग्री। तो यहां पे कौन मेजर होगा, क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। सोचना ही नहीं है, ब्रोमिनेशन है तो बच्चों 3 डिग्री पे ही जाएगा, क्योंकि बेशक चाहे आपके पास ये 3, 6, 9 है तो सम कितना हुआ 9 into 1, वो 3 डिग्री का 1 है तो 1 into 1600, तो यही है मेजर। तो यहाँ पे आपका बी आर बच्चों लग जाएगा, ठीक है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपको अब एक क्लोरो ऑलरेडी लगाया है मैंने क्वेश्चन में, आपको डाई क्लोरो, हाँ भाई दूसरा जब क्लोरीनेशन करवाएंगे अपन तो एक और क्लोरो लगेगा तो डाई क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। तो डाई क्लोरो अपने को ऑप्टिकली एक्टिव बस गिनने हैं। अच्छा ये मैंने इस तरह से फिशर में बनाया बच्चों, पहला देखिए ये फिशर में बनाया, मतलब ये वाली की क्या है, फिक्स है कॉन्फ़िगरेशन, राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वो आरएस करोगे है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पे वो क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज वो आपको आता है, वो करोगे तो इसकी कोई फिक्स कॉन्फ़िगरेशन आएगी, चाहे आर आओ या एस, अपने को उससे मतलब नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने कहा क्या हो सकता है, पहला देखिए कि भाई इस हाइड्रोजन को हटा के अगर आप क्लोरो लगाओगे, ठीक है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। वो कार्बन तो क्या है अपना, वो जो पर्टिकुलर कार्बन है बच्चों वो आपका क्या नहीं होगा, वो कायरल सेंटर नहीं होगा, लेकिन ये कायरल सेंटर भी है और यहां पे केवल एक ही एनांशोमेरिक फॉर्म है जो ये ऑलरेडी है। अच्छा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पे अगर लगा तो 2 Cl हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बचा, तो एक आया बट वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जो आ रहे हैं लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है उनको ऊपर लिख लेते हैं ताकि अपने टोटल प्रोडक्ट भी पता लग जाए। अच्छा फिर अपन यहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाओगे बच्चों तो ये भी कायरल सेंटर बनेगा और ये ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये वाला कायरल सेंटर है ही। तो अगर ये मान लीजिए R है और यहां पे जो बना वो R डैश हो सकता है या S डैश, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से, एक R डैश, एक R S डैश। तो बच्चों ये दोनों क्या हैं, इनमें से कोई भी रेशमिक नहीं है, क्यों, क्योंकि सिमेट्री नहीं है भाई, इधर 2 कार्बन है और इसके इधर देखो 3 कार्बन है ना, तो आपको कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर आपको क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली है, तो मीसो विजो का कोई चांस यहाँ पे अब इस केस में नहीं बन रहा है अभी तक तो। अच्छा ये दोनों भाई डायस्टेरियोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव दोनों ही हैं, तो बच्चों 2 आपके यहां से आ गए। चलो आगे चले इस वाले केस पे, इस वाले केस पे जाओगे तो क्या होंगे बच्चों, सेम केस 2 आपको यहां से मिलेंगे। जब आप इस वाले पे जाओगे, अब देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके इधर भी एक CH3 इधर भी एक CH3, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला केस आएगा और इसमें अब इसके 2 हो सकते हैं, R या S, ठीक है। तो एक R तो ऑलरेडी है तो एक R होगा, ये वाला केस मीजो हो गया, वो चला गया ऊपर क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और जो दूसरा बचा R है ना, R नहीं बच्चों, RS जो होगा वो आपका बच्चों मीजो हो गया, और R जो बचा वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक आएगा वहां से। और फिर जब यहां पे क्लोरो लगेगा फाइनली तो आपके पास ये ऑप्टिकली एक्टिव है ही, एक बनेगा ये, तो 1 2 4 है ना 6 7, तो बच्चों आपके पास 7 आए ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, तो टोटल 9 7 ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव बताना था, इसका आंसर क्या हुआ 7, ठीक है। सेम क्वेश्चन से आगे बढ़िए, ये देखिए क्लोरोब्यूटेन Cl2H ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, है ना भाई, डाई क्लोरो करवाना है, पहले बता चुका हूं मैं, तो 2 क्लोरो लगाने हैं। मान लीजिए दोनों आपने एक कार्बन पे लगा दिए, अब एक कार्बन पे 2 लगा दिए, तो आपके पास क्या बच्चों को कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अच्छा मतलब मुझे दोनों अलग अलग पे लगाने, इतना समझ में आ गया, एक Cl यहां लगाया एक Cl यहां लगाया, अगर ये दोनों Cl ऊपर की तरफ हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अगर एक Cl ऊपर की तरफ लगा एक Cl नीचे की तरफ लगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब वो एक पर्टिकुलर केस, जब एक Cl ऊपर एक Cl नीचे है। अपन मिक्सचर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन उन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उन आइसोमर की बात कर रहे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव केस अपने को दे रहे हैं। तो एक जब ऊपर है बच्चों एक जब नीचे है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो वो और उसकी मिरर इमेज, तो आपको बच्चों यहां से 2 मिलेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहां लगा लिया, अब मान लीजिए एक क्लोरो यहाँ पे एक क्लोरो यहाँ पे, बच्चों एक क्लोरो वहां एक क्लोरो यहाँ लगाओगे तो इसी एक के अबाउट काट दो इसको, तो इसमें भी बच्चों POS मिलेगी, ठीक है ना। चाहे आप दोनों क्लोरो को ऊपर रखो या एक को ऊपर एक को नीचे रखो, दोनों ही केस में बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यहां से मुझे 2 ही मिले।
नेक्स्ट देखिए R2 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, ये अपन ने थोड़ी देर पहले किया है बच्चों। कैसे करेंगे, क्या बोल रहे हैं हम, ये रहा R2 क्लोरोब्यूटेन, यहां पे लगाया, ये ऑप्टिकली एक्टिव, यहां पे लगा 2 Cl लगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बचा, यहां पे लगा, सेम केस। एक केस में जब ये ऊपर रहेगा मीजो बनेगा, दूसरे वाले केस में बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा तो 1, यहां पे लगा ऑप्टिकली एक्टिव तो 1, कितने आए 3, ठीक है। और जब पेंटेन कर देंगे तो यही चेन एक आगे बढ़ा दो तो अपने को यहां तक तो क्या है बच्चों, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, पेंटेन हो गया तो अगला केस क्या है बच्चों, R2 क्लोरोपेंटेन, यहां पे लगा ऑप्टिकली एक्टिव, यहां पे लगा इनएक्टिव, यहां पे लगा, तो बच्चों अब यहां पे लगेगा तब आपके पास वो केस नहीं बन रहा है ना, कहीं आप मीजो बनाओ, वो यहां पे बनेगा क्योंकि इस कार्बन की और इस कार्बन के पास सेम ग्रुप ऑफ सेट है, सेम सेट ऑफ ग्रुप है और बीच में एक अपने पास CH2 भी है, समझ रहे हो ना भाई, इसके इधर CH3, इसके इधर CH3, एक Cl लग जाएगा, एक Cl लग गया, बीच में सेम है तो उसमें मीजो मिलेगा। तो 1 यहां पे लगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पे लगा तो यार भाई ये ऑलरेडी कुछ R डैश है, वो R बन सकता है या S भी बन सकता है, तो आपको 2 मिलेंगे डायस्टीरियोमेरिक पेयर, और यहां पे जब लगाओगे तो एक मीजो, एक ऑप्टिकली एक्टिव, और यहां पे जब लगाओगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, कितने हुए 3 2 5, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 5 3 8 और 2 10, तो इस वाले सेट में अगर हम देखें टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, अपने पास 10 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, इसके साथ आए थे। अच्छा, एक लास्ट चीज बचती है कि हमने देखा है जो फोटो हैलोजनेशन है बच्चों ये फ्री रेडिकल के थ्रू चल रही है, तो फोटो हैलोजनेशन जो फ्री रेडिकल के थ्रू चल रही है उसमें अगर अपन स्टेबिलिटी देखें फ्री रेडिकल की, तो क्या बच्चों अगर 3 फिनाइल रिंग है, आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, एक फिनाइल रिंग, सिमिलरली दूसरी, सिमिलरली तीसरी, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अब 3 जगह कॉन्जुगेशन में जा सकता है फ्री रेडिकल, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, अगर हम इसमें बात करें 5 केसेस में कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा बच्चों, ये 3 फिनाइल रिंग वाला सबसे ज्यादा, फिर 2 फिनाइल रिंग वाला। अब बात आता है कि यार है ना भाई ये क्या था 2 डिग्री अराइल, वो बच्चों आपके 3 डिग्री से भी अल्काइल वाले से ज्यादा है, ठीक है, और यहां तक कि जो आपका 1 डिग्री फिनाइल ये वाला जो आपका बेंजाइल वाला है ना, बेसिकली आपके पास ये फिनाइल है और इस कार्बन पे रेडिकल है, ये बच्चों उससे भी ज्यादा स्टेबल है, किससे कि आपके पास एक कार्बन है उस पे फिर रेडिकल है, उसके साथ 3 CH3 है, तो उससे भी ज्यादा है आपका 1 डिग्री अगर वो अराइल है, तो अगर वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो यहां तक कि बच्चों वो इस वाले केस से भी ज्यादा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C और ये इस वाले केस से भी ज्यादा है, तो बच्चों क्या हो गया, जो आपका 3 डिग्री वाला है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो यहां पे बेसिकली फ्री रेडिकल अगर आपके पास कॉन्जुगेशन आ रहा है बच्चों, अगर आपके पास रेजोनेंस है तो वो क्या है फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू आपका क्या है जो हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह है, चाहे बेशक वहां पे आपके पास नो हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका जो ये वाला है बच्चों ये क्या है ज्यादा स्टेबल उससे हो जा रहे हैं। कार्बोकेटाइन में ऐसा नहीं होता है, आपको ये बात याद रखनी है, कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री आपका इससे ज्यादा स्टेबल होता है, इससे तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन फ्री रेडिकल में ऐसा नहीं है, तो ये एक बात आपको जो है ना याद रखनी है बच्चों। तो फोटो हैलोजनेशन में इतना ही, आगे चलते हैं अपन वुड्स कोल्बे और सोडा लाइम की तरफ। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस वुड्स कोल्बे सोडा लाइम और हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात करना चाहें क्या क्या होता है इनमें, तो एक बार देख लेते हैं बच्चों फटाफट। तो अगर आप वुड्स की बात करोगे तो आपके पास क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड है, आपने उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका RX है बच्चों यहाँ पे क्या मिलता है आपको, अगर आपको याद हो तो R दो कंबाइन कर जाते हैं, है ना, 2 मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, फ्री रेडिकल भी है और आपके पास एक आयनिक मैकेनिज्म भी है। अगर हम फ्री रेडिकल से देखें तो क्या होता है भाई Na है, ये जाएगा Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन देगा, EX माइनस निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन R के पास आएगा तो R के पास एक रेडिकल बनेगा और 2 R रेडिकल कंबाइन करके बच्चों क्या करेंगे अपना एक बॉन्ड बना लेंगे R। इसमें फिर हम बात करते हैं यार इसमें अगर ऐसा है तो केवल सिमेट्रिकली बन रहे होंगे, अगर आप सेम लोगे कोई आपने लिया तो उसका भाई जस्ट डबल हो जाएगा, उतने कार्बन आपकी चेन में होंगे, सही बात है। क्या हम इससे अनसिमेट्रिकली बना सकते हैं बच्चों, क्या होगा अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा ले लिया भाई RCl और R-Cl, अगर आप कराओगे तो क्या होगा, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, तो R भी होगा, R भी होगा और R भी होगा, और दिक्कत अब आप कहोगे कोई नहीं बनने दो सर, हम तो सेपरेट कर लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बच्चों इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफी पास पास रहते हैं, तो आपको क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने में भी दिक्कत आती है, तो यील्ड क्या है आपको अच्छी नहीं मिलती। अगर आप चाह रहे थे आपको ये मिले R और R तो इसको सेपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, हाँ मतलब बहुत अच्छी टेक्निक लगाओगे तो कर तो सकते ही हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया दूसरी टेक्निक आपके पास है यही बनाने की, तो हम क्यों यूज करेंगे वुड्स, ठीक है, तो उतना अच्छा यील्ड अपने को अनसिमेट्रिकल केस में नहीं मिलता है,
ठीक है, तो ये बातें अपनी हो गई। अब अपन क्या इसमें क्वेश्चन देखते हैं, एक चीज और बचती है क्या, कि जब आपका 3 डिग्री रेडिकल हो, भाई जो आपका R है अगर ये 3 डिग्री रहा तो आपका जो अल्काइल हैलाइड है मान लीजिए 3 डिग्री है, कैसा है 3 डिग्री है, भाई ये ऐसा है कुछ, इस पे क्या है बच्चों Cl लगा हुआ था, आपने वुड्स वाली करवाई, रेडिकल बना, तो आपका रेडिकल ये यहाँ पे रेडिकल आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, इस केस में जो बच्चों आपको प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, कैसे कि भाई आपका दूसरा रेडिकल ये रहा, ये क्या करता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड का बच्चों होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, और ये H जो रेडिकल आया है वो चला जाएगा इसके साथ, और यहाँ जो रेडिकल आया वो रेडिकल रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा एक तो आपको मिल जाएगा ये अल्केन और एक आपको मिल जाएगा अल्कीन, ठीक है। और क्योंकि हम कहते हैं यार हाइड्रोजन का निकलना क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं क्या है, रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो ऑक्सीडेशन है। अगर आप उस नजरिए से देखो तो आपका एक ऑक्सीडाइज हुआ है और एक आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो आप उस तरीके से क्या है बच्चों इसको समझ सकते हो। अब तो ये आपको याद रखना है 3 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है क्योंकि उसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने किस बेसिस पे डिफाइन किया, हाइड्रोजन के रिमूवल और हाइड्रोजन के एडिशन के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं कुछ, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक साइक्लोब्यूटेन है, एक तरफ Br है, एक तरफ Cl है, N है, ड्राई ईथर है, क्या होगा बच्चों, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, दोनों रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यही आता है इस केस में, है ना, मेजर प्रोडक्ट होता है 90% से ऊपर अपने को ये डीसी की मिलती है, ठीक है। चलो अच्छा अगला देखिए बच्चों, अगला क्या है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस पे है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है अगर हम समझना चाहें बच्चों फटाफट देखते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा सोल्ट है RCO Na+, एक एसिड का सोल्ट है, ठीक है, आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या होगा भाई, अब आपके पास एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है, एनायन आपका एनोड पे जाएगा, तो ये एनायन जो है बच्चों ये एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब भी देगा तो ये O- रेडिकल बन जाएगा, और जब ये बन गया अब क्या होगा बच्चों, आपका जो ये बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज, तो यहां पे जो रेडिकल आएगा बेसिकली यहां से कोशिश हो रही है कि CO2 निकल जाए, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक रेडिकल यहां पे बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो क्या हुआ, ये बॉन्ड जब होमोलिटिकली क्लीव हुआ तो यहां पे रेडिकल आया, वो रेडिकल रेडिकल मिलके CO2 बन गए, CO2 यहां से निकल गई और आपके पास बच गया R रेडिकल, वो दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करके बच्चों अगेन RR बना लेगा, ये होता है आपके कोल्ब में। तो एनोड पे हो रहा है ये वाला ऑक्सीडेशन जहां पे CO2 निकल रही है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, अब भाई पानी तो ही अपने पास, तो आपका बच्चों H+ इसको लेके आपकी H2 गैस बनाता है और कैथोड पे ये हो रहा होता है, ठीक है। चलिए कोल्ब में कुछ खास नहीं है, इतना ही था। अगर हम बात करें किसकी, सोडा लाइम की, सोडा लाइम में क्या होता है बच्चों, आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ R है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O- Na+, ये है, अपन ने क्या करवाया NaOH CaO, ये रहा भाई आपका क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रहा बच्चों आपका है ना लाइम, तो सोडा लाइम इसीलिए बोलते हैं, ठीक है इसको। अब क्या होता है इसमें क्या होगा बच्चों, जो आपका OH- है ये इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये माइनस ऊपर की तरफ, ठीक है, ये बॉन्ड O पे जाएगा, फिर यहां माइनस आएगा, वो माइनस जब वापस आएगा, अब या तो क्या हो सकता है कि ये OH- दोबारा निकल जाए, अगर निकल गया तो सेम आप उसी जगह पे आ गए, या फिर थोड़ी प्रोबेबिलिटी बच्चों इस चीज की भी है कि आपका ये जो है ये निकल जाए, तो जब ये निकलेगा तो आपके पास बनेगा R- प्लस आपके पास ये OH लगा तो आपके पास बन गया HCO3-, और ये माइनस यहां से क्योंकि ये काफी बेसिक है तो ये H+ यहां से ले लेगा तो बना लेगा RH प्लस मिलेगा आपको CO3-, तो ये प्रोसेस बच्चों अपनी होती है किसमें, सोडा लाइम में होती है। हाइड्रोजनेशन आपको पता ही है, आपके पास अल्कीन है या अल्काइन है, अपन उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, और जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करते हो तो आपको अल्केन मिलते हैं वहां से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए अगला, तो कोल्ब क्या होगा, CO2 निकलेगी, रेडिकल बनेगा, तो अब देखिए या तो आप क्या है, अब भाई रेडिकल यहां बना, अगर आपने सीधा इनको जोड़ दिया तो आप पाएंगे -1, क्यों, क्योंकि यहां पे बच्चों बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था और आपने उसको नहीं बनने दिया, आपके पास यहां रेडिकल था, डबल बॉन्ड था, यहां रेडिकल था, इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से भाई ये रेडिकल कंबाइन के डबल बॉन्ड और ये वाला कंबाइन के डबल बॉन्ड,
यहां से बच्चों बेंजीन बनेगा। तो ये वाला आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, मतलब लॉजिकल है पूरा, ठीक है। चलो अगला देखिए बच्चों, ये है आपके पास कुछ, ठीक है। NaOH से रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, ये सारे H प्लस गए, सब सोल्ट बन गए, माइनस 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 माइनस। फिर कोल्ड कराया, CO2 जाएगी, रेडिकल बनेगा। तो ये गया यहां रेडिकल, ये गया यहां रेडिकल, ये गया यहां रेडिकल, और ये भी गया यहां भी रेडिकल। ये रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर गए, ये कर गए। आपको क्या मिलेगा बच्चों, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या मिल गया, कुछ ऐसा आपको वहां पे मिल गया है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी एसिड्स, ठीक है बच्चों। मैंने कोशिश की कि वैरायटी क्वेश्चन यहां पे लिए मैंने, ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर आप मैच कीजिए आपको कितने सही होते हैं। चलिए, हाउ मेनी एसिड्स विल गिव आइसोपेंटेन ऑन सोडा लाइम प्रोसेस। बेसिकली सोडा लाइम को जो डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। तो सोडा लाइम प्रोसेस जब आप कराओगे, क्योंकि उसमें एक कार्बन क्या है बच्चों, कम हो रहा है, तो कितने आइसोपेंटेन, कितने एसिड आपको आइसोपेंटेन देंगे अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो अपने को चाहिए आइसोपेंटेन, ठीक है। तो ये रहा आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कितने एसिड अपन बना सकते हैं यहां से, अपने को पता है जो भी आप COOH लगाओगे सोडा लाइम में बच्चों क्या होगा, वो आपका उड़ जाएगा, ठीक है। तो आप COOH यहां लगा सकते हो या फिर आप यहां लगा सकते हो, ठीक है। केवल स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं। तो एक यहां पे लग सकता है, ठीक है, या फिर यहां पे लग सकता है और यहां पे लग सकता है, यहां पे सेम ही बात होगी, ठीक है। तो आप क्या बच्चों 4 ऐसे एसिड बना सकते हो जिनका सोडा लाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइसोपेंटेन ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हाइड्रोजनेशन पे बच्चों 2-3 क्वेश्चन अपने क्या है कि आपके पास एक ये साइक्लोहेक्सीन है और ND2 जैसा NH2 वुल्फ क्रिस्टल में जो होता है उसी टाइप का कुछ है, ND2 विद H2O2। क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजनेशन ही करता है। तो जो ND2 है तो वो H2O2 के साथ कंबाइन करके क्या देगा बच्चों आपको, वो देगा N2D2, कुछ इस तरह का, ठीक है। और वो बेसिकली आपका जो साइक्लोहेक्सीन है ये है आपके पास, तो N डबल बॉन्ड, ये D, ठीक है। और यहां से अब क्या होगा बच्चों, आपके पास N2 यहां से निकल जाएगी और ये D आपके इसके अक्रॉस लग जाएंगे। बात ध्यान देने की क्या है कि ये बच्चों कैसा एडिशन है, आपका सिन एडिशन है। तो बेसिकली आपके जो D लगेंगे वो सेम साइड से लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है 6 मेंबर्ड बच्चों, कहां बन रही है भाई, ये आपका मान लो इधर शिफ्ट करे, ये इधर करे, ये इधर कर जाए, तो N2 निकल जाएगी और आपको जो मिलेगा, आपके D लग चुके होंगे इस साइक्लोहेक्सेन पे, लेकिन लगेंगे सेम साइड से, ठीक है। तो ये वाला अपना हो गया। और जो अपन हाइड्रोजनेशन कराते हैं बच्चों, उनमें भी अपना सिन एडिशन ही होता है ना भाई, मेटल की सरफेस पे एडसॉर्ब होना हाइड्रोजन का और सबस्ट्रेट का, फिर हाइड्रोजन लगना, वो सारी प्रोसेस है, आपको पता है कैसे होता है। तो उसमें भी सिन एडिशन है, वही बात ध्यान देने की है। तो अगला क्वेश्चन उसी पे है, क्या पूछा है कि भाई आपके पास ये सबस्ट्रेट दिया गया है, ये कंपाउंड है और आपने H2PT कराया, तो मीजो बनेगा या डायस्टीरियोमर बनेगा, कैसे करेंगे भाई। यहां पे अगर आप देखो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों फिक्स कर रखी है, जब यहां पे HH लगेगा तो क्या होगा, ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर आपके पास, मतलब ये भी कायरल सेंटर है, तो ये कायरल सेंटर है और ये ऑलरेडी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या बनेगा, ये मान लीजिए R डैश थी, ठीक है, और यहां पे क्या हो सकता है, ये R डैश भी हो सकती है, H डैश भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा, तो समझ रहे हैं बच्चों आप, ये और ये सेंटर अगर आप देखो तो एक CH3 एक H, यहां पे एक CH3 एक H और फिर चेन इस टाइप की, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप इसके अबाउट देखो तो बच्चों आपको क्या है, अगर दोनों CH3 ऊपर की तरफ रहे तो आपको एक सिमेट्री यहां पे मिल जाएगी। तो आपके यहां से हमने कहा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा R डैश, एक बनेगा R डैश S डैश। तो जब R डैश S डैश रहेगा बच्चों, ये यहां से मिरर इमेज मिलेगी, तो ये हो जाएगा मीजो, और जब ये होगा आपके पास R डैश तो बच्चों वो होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर इन दोनों में हम रिलेशन देखें तो वो क्या है, डायस्टीरियोमर है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि भाई हाइड्रोजन आपका डबल के अक्रॉस नीचे से भी लग सकता है और हाइड्रोजन आपका ऊपर से भी लग सकता है। तो जब वो ऊपर से लगेगा हाइड्रोजन, तो जब H ऊपर आएगा तो CH3 नीचे, तो ये CH3 ऊपर, आपको वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। जब हाइड्रोजन नीचे से लगेगा तो ये CH3 आएगा ऊपर, ये भी है ऊपर, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, मीजो मिलेगा,
ठीक है, चलो अगला देखो। अगले में क्या बोला गया है कि इस तरह से आपका यहाँ पे क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड है, और ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन का आइसोटोप है 14 वाला, ये C14 है, और ये तो सब 12 वाले ही हैं। तो अपन ने क्या करवाया है, वुड्स रिएक्शन, और बताना है टोटल कितने प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। अब भाई यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो कॉन्जुगेशन में जा ही सकता है। तो जैसे ही आपने फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाया और ये आपके पास था, तो हम कह रहे हैं इसका ये भी हो सकता है क्या, और ये 14 वाला है भाई, यहां पे बॉन्ड आ जाए और 14 वाले पे क्या आ जाए, फ्री रेडिकल, है ना, रेजोनेंस में जाके। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा बन गया तो अब ये ऐसे के साथ ही कंबाइन कर सकता है, ये अपने वाले के साथ कंबाइन कर सकता है। जब ये अपने वाले के साथ करेगा कंबाइन तो क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा है, ये 14 है, यहां पे फ्री रेडिकल है, वो कंबाइन कर जाएगा, ये लो, ये 14। या फिर जब 14 वाले पे फ्री रेडिकल है, जब वो कंबाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, ये 14 होगा, ये 14, और ये ऐसे हो जाएगा। और जब ये दोनों भी कंबाइन कर सकते हैं बच्चों, तो ये 12 वाला और ये 14 वाला कंबाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल की, तो टोटल आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों अपना वुड्स रिएक्शन पे ही है, जो हमने बात की थी कि भाई अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना है तो आप बेसिकली दो को मिक्स करोगे, तो आपको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे वही पूछा है भाई कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, मैट्रिक्स मैच टाइप का है। तो पहला देखिए बच्चों CH3Cl Na ड्राई ईथर, ठीक है, सब में वुड्स ही है, उधर ऑप्शन दिए गए 5 6 3 1, कोई दिक्कत नहीं है। CH3Cl कराओगे, CH3 रेडिकल बनेगा, 2 रेडिकल मिलेंगे, C2H6, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसमें आएगा 4th वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, 2 दिए गए हैं सबस्ट्रेट, एक CH3Cl, एक C2H5Cl, तो CH3 आपस में मिल जाए, समझ रहे हो ना यार, एक है CH3Cl, एक है C2H5Cl। अब या तो ये दो आपस में मिल जाए तो आपको क्या मिलेगा, CC, यहां से अगर 2 ये कर गए तो ब्यूटेन, और अगर ये आपस में क्रॉस हो गए तो CCC, तो प्रोपेन। तो ये 3 मिलेंगे, तो ये 3 वाला ऑप्शन नंबर 3 में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपको 3 दिए गए हैं, एक ये दोनों तो थे ही, और इसमें एक प्रोपाइल क्लोराइड भी आ गया है, CCCCl। क्या होगा, ये खुद के साथ ऐसे देखिए, ये वाला इसके साथ कर सकता है, जब ये खुद के साथ करेगा तो आपको 2 कार्बन की मिलेगी चेन, इसके साथ करेगा तब 3 कार्बन की, ये इसके साथ करेगा तब 4 कार्बन की। अच्छा, इसका हो गया फंडा क्लियर, हटाओ। ये खुद के साथ करेगा तब 4 कार्बन की, ये इसके साथ करेगा तब 5 कार्बन की, ये खुद के साथ करेगा तब 6 कार्बन की, ये रिपीट हो गया केस 4 4। तो यहां पे कितने मिलेंगे बच्चों, टोटल 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल स्ट्रक्चरल की बात ही कर रहे हैं ना, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। चलो, वैसे अभी तक तो स्ट्रक्चरल ही है अपने पास, और पॉसिबल भी नहीं है स्टीरियो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, इसमें जो 4th ऑप्शन है बच्चों, वो वाला देखो। 4th वाले में क्या है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, CCl, और एक है CCCl। अच्छा, एक ये खुद के साथ, एक वहां से मिला। अच्छा, अब ये इसके साथ करेगा, रेडिकल यहां बनेगा, और क्योंकि वो रेजोनेंस में भी जा सकता है, तो पहले यहां पे रेडिकल जब बन रहा है उसको इस साथ कंबाइन करवाते हैं, तो क्या होगा, तो एक मिलेगा C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, यहां पे रेडिकल था, उधर से रेडिकल आया, ये कंबाइन कर गया। दूसरा देखिए, ये खुद के साथ भी कर सकता है, तो C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, और फिर C के साथ ये खुद के साथ कंबाइन कर गया। तीसरा देखिए, अब कि यहां जो रेडिकल आया, ये बॉन्ड इधर आया और रेडिकल आ गया यहां। अब ये खुद के साथ भी कर सकता है, एक वहां से मिलेगा, और ये इसके साथ भी कर सकता है, एक वहां से मिलेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक बच गया, क्योंकि 5 तो आ चुका है ना, 6 वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा बच गया, जब ये इसके साथ कंबाइन कर जाए। भाई जो पहले रेडिकल की सिचुएशन थी, जब वो टर्मिनल पे था, और अब जो बीच में आ गया है, अगर वो दोनों कंबाइन कर गए बच्चों, तो आपको छठा मिलेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या है, आपको इसमें तो क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली इसमें क्या है, स्टीरियो मिक्स की जाती है, क्योंकि वहीं से क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है तड़का लग सकता है ना। बाकी काफी आसान क्वेश्चन इसके होते हैं। तो यही है, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन की तरफ अपन चलते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यार, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कॉम्बिनेशन और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए
पहला क्वेश्चन जो है आपका ना, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। पहला देखिए, इन पांचों को अरेंज करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर में, जिसमें सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले वो, फिर उससे कम जिसमें होगी वो एंड सो ऑन। अच्छा, पहली बात कि यार हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हीट रिलीज होगी या नहीं होगी? यार देखो, आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो तो आप डबल बॉन्ड को तोड़ के बेसिकली क्या कर रहे हो, वहां पे आप H लगा रहे हो, तो आप एक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो और दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। आप एक पाई तोड़ रहे हो और दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, तो क्या होगा बच्चों, आप एक कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो क्या होगा बच्चों, आपकी इस प्रोसेस में बशर्ते हीट रिलीज होगी, तो बिल्कुल हीट रिलीज होगी। अब किसमें ज्यादा होगी? अब जो जितना ज्यादा अनस्टेबल उसमें उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, क्योंकि अगर आप ग्राफ से भी समझना चाहो तो क्या हो रहा होगा बच्चों, एक यहां पे है, वो यहां आया, एक यहां पे था, है ना, और वो यहां आया, तो जो जितना अनस्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बच्चों, जब वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा तो वो गैप उतना ही ज्यादा आपका होगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतनी कम हीट रिलीज करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वहां से स्टेबल ही आ रहा है, तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा आपका ना एनर्जी का। लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना, ज्यादा स्टेबल नहीं है, जो वहां से जब वो स्टेबल बनेगा बच्चों, तो आपकी ज्यादा हीट रिलीज होगी। अच्छा, है ना। कंबशन में भी सेम ही प्रोसेस है, तो हम कह रहे हैं कि यार हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन बच्चों आपकी क्या है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कम स्टेबल ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कम स्टेबल ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट बचता है और एक मेल्टिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट में एज इन कोई ट्रेंड नहीं है अपने पास, एक ही ट्रेंड है। ठीक है, क्वेश्चन कभी नहीं आया, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं। क्या है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में ट्रेंड, कि जो आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर है अल्केन में अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो क्या होगा बच्चों, उसके आजू बाजू, अब एक इवन है तो उसके आजू बाजू दो और होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका भाई 18 है तो 17 और 19, तो C18 जिसमें 18 कार्बन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों आपके 19 और 17 दोनों से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों आपका इवन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके चेन में है, तो उसमें बच्चों पैकिंग अच्छी होगी, तो क्या होगा बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं कि वो C18 वाला C60 से ज्यादा हो उसका मेल्टिंग पॉइंट, नहीं। जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या कहा कि अगर इवन वाला है तो उसका आजू बाजू वालों से क्या होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट में भाई ये तो अपने को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मोलिकुलर वेट, करेक्ट। लेकिन उसके बाद क्या है, अगर मोलिकुलर वेट सेम हो तब हम देखेंगे यार उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। क्योंकि आप बेसिकली क्या चाह रहे हो कि यार जब मैं हिट करूं तो मेरा उड़े ना उड़े, मतलब कोई उसको पकड़ ले, तो पकड़ लेगा जब उसको कोई, तो मतलब उनके बीच में इंटरेक्शंस क्या है बच्चों, अच्छे होंगे, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का वो अच्छा होगा। और अपने को पता है अल्केन्स नॉन पोलर हैं, ना इनमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ना इनमें कोई खतरनाक डाइपोल मोमेंट आ सकती है। तो इनमें जो फोर्सेस एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं वो बच्चों वीक फोर्सेस हैं, वान डर वाल फोर्सेस हैं। और आपके जो वान डर वाल फोर्सेस हैं वो आपके सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। अब जितनी स्ट्रेट चेन होगी उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, जितनी वो कॉम्पैक्ट होती जाएगी, वो एक स्फीयर की तरफ मूव कर रही है और उसका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहेगा। सरफेस टेंशन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज है ना, पानी की बूंद ये सब स्फेरिकल की होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली यही कहा कि भाई अगर कॉम्पैक्ट हो रही है तो उसका सरफेस एरिया घट रहा है, तो दो के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चों, वो वन डर वाल फोर्सेस आपके कम हो जाएंगे। और अगर वन डर वाल फोर्सेस कम हो गए तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हीट ऑफ कंबशन में भी सेम बात आती है कि यार अगर देखो यार, अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जला रहे हो तो सिंपल सी बात है कि जब वो जलेगा हाइड्रोकार्बन तो उसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर आपके भाई नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसमें कंबशन में कितनी हीट निकलेगी? कैसे करेंगे बच्चों? सेम बात है कि यार जो जितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, जो जितना स्टेबल है उसमें उतनी ही कम हीट ऑफ कंबशन निकलेगी। अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है और मतलब कौन कम स्टेबल है? तो बच्चों जब आपकी एक स्ट्रेट चेन से जब आपकी चेन कॉम्पैक्ट होती जाती है, जब आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, तो क्या होता है कि भाई स्ट्रेट है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो भी ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा होगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो आपके कॉम्पैक्ट वाले में बच्चों क्या है, कम हो जाएंगे दो के बीच में। स्ट्रेट में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा हैं तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये उतना ही अनस्टेबल है, और अगर ये अनस्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही ज्यादा है।
ठीक है, यहां और यहां कंफ्यूज नहीं होना है बॉइलिंग पॉइंट और कंबशन में। बॉइलिंग पॉइंट का फंडा अलग है, कंबशन का फंडा अलग है। कंबशन में मैं स्टेबिलिटी देख रहा हूं, उसमें मैं देख रहा हूं कि यार दो के बीच में जो इंटरेक्शन है पकड़ के कितना रख पा रहे हैं एक दूसरे को, उसमें मैं अट्रैक्शन देख रहा हूं। अट्रैक्शन स्टेबिलिटी अलग अलग चीजें हैं। अट्रैक्शन में मैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी में मैं किसी एक की स्टेबिलिटी देख रहा हूं यार वो कितना स्टेबल है। चलो हाँ, ये तो अपन ने थ्योरी कवर कर ली। अब क्वेश्चन फटाफट सुलझाते हैं यार। देखो पहला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर क्या पूछा गया है भाई, इनको अरेंज करो। तो स्टेबिलिटी चेक करनी है, सबसे स्टेबल कौन, देखो भाई इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो सबसे कम स्टेबल। फिर अपन देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन जिनमें हो रहा है उनमें। अच्छा किसमें नहीं हो रहा है, ये 4 वाले में नहीं हो रहा है, 2 वाले में नहीं हो रहा है, दोनों में नहीं हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, इसमें अल्फा 2, 2 4 और 3 7 अल्फा, इसमें 2 और 3 अल्फा। अल्फा कम, रेजोनेंस भी नहीं, सबसे अनस्टेबल दूसरा, सबसे अनस्टेबल मतलब सबसे कम स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो 2 में सबसे ज्यादा, फिर 4 में, अब तीनों में रेजोनेंस। अल्फा गिन लो। अल्फा से पहले एक बात ध्यान देना कि इसमें जो कॉन्जुगेशन है बच्चों वो एंडोसाइक्लिक है, वो साइकिल के अंदर है। इसमें जो कंबशन है, इसमें जो बच्चों आपका रेजोनेंस है वो एक्सोसाइक्लिक है, वो ऐसे हो रहा है। इसमें बच्चों साइकिल के अंदर है, तो आपकी जो एंडोसाइक्लिक है बच्चों वो एक्सोसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको पता है। अगर हम अल्फा गिने तो इसके पास 3 2 5 और 2 7 अल्फा, इसके पास 3 अल्फा, इसके पास 4 अल्फा, लेकिन ये एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक कम स्टेबल तो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो 1। 7 अल्फा 3 अल्फा ये कम स्टेबल तो 5, और सबसे स्टेबल 3, सबसे स्टेबल 3 तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 की। अगला क्वेश्चन देखिए, हीट ऑफ कंबशन। हमने कहा यार अगर सीधा सीधा देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा हीट ऑफ कंबशन उतनी ज्यादा। इसमें 3 4 5 6, तो 6 वाले की ज्यादा 5 वाले से, 5 वाले की ज्यादा 4 वाले से, उसकी ज्यादा 3 वाले से। लेकिन अगर मैं बात कर तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 यूनिट, ठीक है, मतलब अब मुझे पर CH2 यूनिट बताना है। अब बच्चों स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा यहाँ पे, चाहे बेशक नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो, लेकिन मैंने क्या है वो पर CH2 यूनिट कर दिया। अब फर्क नहीं पड़ता कितने हैं। अब सबसे कम स्टेबल ये, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ये 60 का एंगल बन रहा है, बनना चाहिए था 109 का, sp3 है। ऐसे अगर आप देखोगे बच्चों सबसे स्टेबल आपकी ये चेयर फॉर्म, तो सबसे कम हीट निकलेगी इसकी पर CH2 यूनिट में। सबसे ज्यादा किसमें, इसमें, तो 3 वाली में, फिर 4 वाली में, फिर 5 वाली में, फिर 6 वाली में। अगला देखिए, अगेन स्टेबिलिटी पे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे आपकी स्ट्रेट से कॉम्पैक्ट चेन बनेगी, हम कर रहे हैं हीट ऑफ कंबशन की बात, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो क्या है, स्फेरिकल में कम होते जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये होगा। स्टेबल ये तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम इसकी, तो स्ट्रेट चेन की हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं, ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अगेन हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, सबके पास 7 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अनस्टेबल कौन, ये, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, सबसे अनस्टेबल ये, तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा इसी की, फिर इसकी, फिर उसकी, क्योंकि भाई ये चेयर फॉर्म है। और यहाँ पे जो CH3 है वो भी बच्चों आपको किस पे है, इक्वेटोरियल पे है। ये आपका क्या है, साइक्लोपेंटेन है, दोनों CH3 सेम साइड में है, बिल्कुल रिपल्शन होगा, ठीक है। और वैसे भी साइक्लोपेंटेन से अपना से क्या है, साइक्लोहेक्सेन जो चेयर वाली फॉर्म है बच्चों वो अपना ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी में दोनों की बहुत फर्क नहीं होता है ना। ये भी आइडियली 108 के आसपास आ जाता है, वो अपना बिल्कुल ही 109 के आसपास चला जाता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए अपन। बॉइलिंग पॉइंट में हमने कहा जितनी भाई एक तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन फिर जब कॉम्पैक्ट चेन होगी, वन डबल फोर्सेस कम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का, फिर इसका, फिर इसका। मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप नंबर ऑफ कार्बन गिनोगे तो इसमें है 2 4 6 8, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। हमने अभी बात की थी 8 वाले का ज्यादा होगा उसके आजू बाजू वाले ओड से, क्योंकि इवन है 8। चल, तो 8 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा 9 वाले से, उसका ज्यादा होगा 7 वाले से, क्योंकि 9 में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है 7 से। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अपना अल्केन हो गया। इसमें अब कुछ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की वो बची है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप उनको जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद बच्चों, क्योंकि ये इस रिवीजन में ही अपना केवल अल्केन में 1 घंटा क्रॉस हो गया है, मुझे पता है, तो अपन जो बाकी हैं कोशिश करेंगे कि यार अल्कीन और आपका अल्काइन जो है वो अपन एक में ही खत्म कर दें, है ना, विद इन 1 आवर ओनली। और फिर जो बचेगा एरोमेटिक उसकी अपन अलग से ले लेंगे, कुछ 40 मिनट्स या 30 to 40 मिनट्स की एक अलग से क्लास, ठीक है। तो 3 लेक्चर्स में अपन इसको क्या है, इस रिवीजन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो बच्चे फाइनल चीजें बचती हैं कुछ कुछ, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। एक तो क्या है आपका मीथेन, अगर उसकी स्टीम से रिएक्शन हम करवाएंगे, मीथेन की करवा रहे हैं बच्चों हम स्टीम से रिएक्शन, है ना, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है।
कभी हो सकता है जेई मेंस वेंस कहीं डाल दे किसी उसमें, तो आप याद रखो, ठीक है। एक ये वाली। दूसरी क्या है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन की है बच्चों कुछ मीथेन की, अगर आप करवाओगे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कंट्रोल्ड है। अगर आप कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब ले रहे हो बच्चों तो बनता है अपना मेथनॉल। अगर आप क्या मोलिब्डेनम का कैटलिस्ट लोगे, ये मोलिब्डेनम वाला, तो बच्चों आपका बनता है क्या, एल्डिहाइड, ठीक है, मिथेनल। और अगर आप क्या है बच्चों, आपके पास भी इस टाइप की चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैंगनीज का ये वाला कैटलिस्ट लेते हो तो आपका जो टर्मिनल वाला है बच्चों वो आपका एसिड में चला जाएगा। तो यहाँ अल्कोहल में गया, यहाँ एल्डिहाइड में गया, यहाँ एसिड में गया। कैटलिस्ट याद रख लो भाई, यहाँ मैंगनीज वाला है, यहाँ मोलिब्डेनम है और यहाँ पे कॉपर ट्यूब। तो ये अपना कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो गया ना भाई, यहाँ अपन ने यहाँ तक किया, यहाँ तक ऑक्सीडाइज किया, यहाँ फिर बिल्कुल फुल ऑक्सीडाइज कर दिया, तो उस टाइप का है कुछ, ठीक है। अच्छा, एक बचता है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास CaC2 है ना, कैल्शियम कार्बाइड, तो क्या है भाई Ca पे +2 चार्ज, तो बेसिकली क्या है ये C2 ठीक है। अब वाटर में अगर आप देखोगे तो वाटर कैसे तोड़ लो, OH+ और है ना भाई, मतलब H+ और OH-, तो माइनस वाले के पास जाएगा प्लस वाला, तो 2 माइनस तो 2H+ जाएंगे, तो क्या बनेगा C2H2, और C2H2 मतलब बच्चों इथाइन, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना। अच्छा, अब ये देखो अगला Al4C3, भाई 4 है तो एक पे +3, तो प्लस का 12 चार्ज, मतलब यहाँ पे 12 माइनस का चार्ज, और 3 पे 12 है तो 1 पे 4, मतलब 1 पे क्या है -4 चार्ज, और तो +4 के हाइड्रोजन लाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से आपका CH4। तो ये भी एक अल्केन की प्रिपरेशन का मेथड हो गया, वो अपना अल्काइन की प्रिपरेशन में चला गया। Mg2C3 में क्या होगा बच्चों, भाई 1 पे +2, 2 पे +4, तो बेसिकली 4 माइनस, और C3 4 माइनस है तो 4 प्लस ले आओ हाइड्रोजन वाले, तो C3H4, और C3H4 देखोगे तो आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका अल्काइन में चला गया। Be2C, भाई Be2 1 पे 2, तो इस पे क्या चला जाएगा आपका, है ना, 4 माइनस चला जाएगा और -4 जाएगा बच्चों, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे तो CH4, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस है ना। कुछ बच्चे इसको रटने लगते हैं, रटने का कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्या अल्केन वाला समाप्त होता है। अब अगला रिवीजन लेक्चर ले ना, आप देखना ना भूलिए, वो इतना लेंदी नहीं रखेंगे अपन, मैकेनिज्म वगैरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये रिवीजन वीडियो पसंद आई होगी। बाकी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।